मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं इस समय वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह कथा शिल्पी शरदचंद्र जी की जीवनी है। मित्रों, आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के अब तक मैं अध्याय 12 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 13 चरित्रहीन क्रिएटिंग अलार्मिंग सेंसेशन का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। छोटी रचनाओं के साथ साथ चरित्रहीन का सृजन बराबर चल रहा था और उसके प्रकाशन को लेकर काफी हलचल मच गई थी। यमुना के संपादक फणींद्रनाथ चिंतित थे कि चरित्रहीन कहीं भारतवर्ष में प्रकाशित न होने पाए। प्रमथनाथ बराबर आग्रह कर रहे थे। यमुना के संपादक फड़ी बाबू कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका तुम्हारे ऊपर इतना जोर है कि हमारे इतने दिन के प्रणय के बीच में व्यवधान स्वरूप हो उठे। यह देखकर मन ही मन ईर्षा होती है। फिर भी नई यमुना के प्रेम में पुरानों को एकदम भूल जाना उचित नहीं है। चरित्रहीन निश्चय ही चाहिए। इधर प्रमथ का ऐसा आग्रह था तो उधर साहित्य के संपादक रजिस्ट्री द्वारा चिट्ठियों पर चिट्ठियां भेज रहे थे। यमुना ने तो चरित्रहीन का विज्ञापन ही शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में शरद बड़ी परेशानी में पड़ गया। उसने प्रमथ को लिखा, बैसाख की यमुना में यह विज्ञापन गया है कि चरित्रहीन श्रावण में प्रकाशित करेंगे। इस हालत में मेरे कहने के लिए अब क्या बचा है मैं नहीं जानता। क्यों तुमने मुझसे पूछे बिना हरिदास बाबू से यह प्रस्ताव कर दिया, यह मैं जानता हूं। तुम जानते हो कि असाध्य न होने पर मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं। अब यह संकट किस तरह दूर होगा यह निश्चय करना कठिन हो गया है। तुम मेरे कारण लज्जित होगे और बुरी स्थिति में पड़ोगे, इससे मैं दुविधा में पड़ गया हूं। यमुना में छापना उचित है या नहीं यह प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारे मान सम्मान का प्रश्न ही असली बात है। जितना लिखा है उतना चरित्रहीन पढ़ने के लिए भेजने की बात सोचता हूं। तुम यदि सचमुच ही समझते हो कि यह तुम्हारे पत्र में छपने योग्य है तो मैं तुम्हें छापने के लिए कह सकता हूं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और केवल मेरे भले के लिए तुम उसे छापने की चेष्टा करोगे तो यह नहीं होगा। निरपेक्ष सत्य ही मैं साहित्य के क्षेत्र में चाहता हूं। यदि इसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन चाहेगा तो वह नहीं हो सकेगा। केवल नाम देखकर ही तुम उसे चरित्रहीन मत समझ बैठना। मैं नीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, सच्चा विद्यार्थी हूं। पढ़कर लौटा देना और निसंकोच राय देना। मेरा जो गंभीर उद्देश्य है उसको मन में रखना। यह बटतले की किताब नहीं है। और उसने पांडुलिपि प्रमथनाथ को भेज दी। उन्होंने तुरंत पहुंच नहीं दी तो वह उतावला हो उठा और पत्र पर पत्र लिखने लगा। प्रमथ चरित्रहीन मिला कि नहीं यह खबर भी नहीं दी। उसे पढ़ा कि नहीं, कैसा लगा। यदि तुम्हारा निरपेक्ष मत यही है कि यह अच्छा नहीं होगा तो जिससे अच्छा हो वैसी कोशिश करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही लिखा था कि यह चरित्रहीन है, षष्ठ चक्र भेद नहीं है, केवल नीतिशास्त्र है और मनोविज्ञान है, यह धर्म नहीं है। आखिर प्रमथनाथ का उत्तर आ गया। उन्हें वह बहुत रुचिकर नहीं लगा। जो आदमी मेष की दासी को आरंभ में ही ला खड़ा करने के साहस करता है वह जानबूझकर ही कर सकता है। तुम उसका अंत न जानकर उसको अर्थात सावित्री को मेष की दासी करके देखते हो। प्रमथ, हीरे को कांच कहकर भूल करते हो भाई। काउंट टालस्टॉय का रिजेक्शन पढ़ा है?
उनकी यह सर्वोत्तम पुस्तक एक साधारण वेश्या को लेकर है। हमारे देश में अभी तक उस कला को समझने का समय नहीं आया है। मैं अनावृत कहकर आर्ट को घृणा नहीं कर सकूंगा, लेकिन जिसमें यह ठीक अर्थों में नैतिक हो ऐसा उपसंहार करूंगा। इससे पहले यदि कोई इस विषय में जरा भी सतर्क कर देता, यानी कहता कि दासी को लेकर शुरू करना ठीक नहीं, तो हो सकता है मैं दूसरे रास्ते पर जाने की चेष्टा करता। यह बात किसी ने न कही। अब बहुत देर हो गई। प्रमथ अब भी पांडुलिपि लौटाने में देर कर रहे थे और दूसरे पत्रों के आग्रह पर आग्रह आ रहे थे। फणिपाल को डर था कि कहीं शरत किसी प्रलोभन में न पड़ जाए, लेकिन शरत ने बार बार उनको यह विश्वास दिलाया कि चरित्रहीन यमुना में ही छपेगा। आखिर द्विजेंद्रलाल राय ने उसे पढ़ा और कहा, अत्यंत अश्लील रचना है, किसी अच्छे पत्र में छप ही नहीं सकती। भद्र समाज में यह उपन्यास प्रकाशित नहीं किया जा सकता। प्रकाशक हरिदास चट्टोपाध्याय ने भी उसे अनैतिक और प्रकाशन के अयोग्य बताया। इन सब बातों की चर्चा करते हुए प्रमथनाथ ने उसे लिखा, इसके प्रकाशित होने पर लोग निंदा करेंगे। तुम्हें इस तरह का अश्लील उपन्यास नहीं लिखना चाहिए था। यह पत्र पढ़कर वह उग्र हो उठा और तुरंत चरित्रहीन लौटा देने का आग्रह करते हुए उसने लिखा, अंग विशेष लोगों को खोलकर नहीं दिखाते, यह मैं जानता हूं, किंतु घायल स्थान भी नहीं दिखाते, यह नहीं जानता। समाज में यदि कोई डॉक्टर है जिसका काम घावों की चिकित्सा करना है, वह क्या किसी की सुनता है? जो पक गया है उसको बांधे रखना दूसरों के लिए देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस आदमी के शरीर में घाव है उसको तो कोई सुविधा नहीं होती। केवल सौंदर्य सृष्टि के अतिरिक्त उपन्यास लेखक का और एक महत्वपूर्ण काम है। वह काम यदि घाव को देखना है तो वैसा करना ही होगा। ऑस्टिन, मेरी कारेली एवं सारा ग्रैंड ने समाज के अनेक घावों पर से पर्दा उठाया है, ठीक करने के लिए, केवल लोगों को दिखाकर भयभीत करने या मनोरंजन करने के लिए नहीं। तुमने लिखा है कि चरित्रहीन दूसरे के नाम से प्रकाशित करना, इससे सबसे अधिक दुख हुआ। मैं क्या इतना हीन हूँ? अच्छा बुरा जैसा भी है, इसका परिणाम मैं ही भुगतना चाहता हूँ। इतना कुरुचिपूर्ण है तब तो निश्चय ही मेरे नाम से प्रकाशित होगा। नाम में क्या है? कौन यह लोभ करे? यह लोभ होता तो भाई चुप रहकर इतने दिन कष्ट न सहता। वह अद्भुत रूप से दृढ़ हो उठा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि छपने से पूर्व ही जिस पुस्तक की इतनी छीछालेदर हुई, छपने के बाद निश्चय ही लोग उसकी तीव्र आलोचना करेंगे। उनका उत्तर देने के लिए उसने रिजेक्शन के अलावा रविंद्रनाथ आदि साहित्यकारों की पुस्तकों के हवाले खोज लिए थे। वह मानता था कि क्रमशः प्रकाशित होने वाले उपन्यास को लेकर यदि वितंडावाद उठ खड़ा होता है तो उससे ग्राहक जुड़ते ही हैं, तो उठते नहीं। निंदा करने पर भी लोग पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, नहीं तो फीके रक्तहीन उपन्यास दिन रात छपते हैं, उन्हें कौन पढ़ता है? और वह ठीक था। यमुना में जब चरित्रहीन का पहला अंश प्रकाशित हुआ तो इतना तूफान उठा जितना बहुत कम पुस्तकों को लेकर उठा होगा। फणींद्रनाथ पाल ने उसे तार दिया, चरित्रहीन क्रिएटिंग अलार्मिंग सेंसेशन। मन ही मन शरत इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। बंगाली उपन्यासों के उदाहरण दे देकर और भी तीव्रता से उसने अपना बचाव करना आरंभ कर दिया। प्रमथ को लिखा, मैं पूछता हूँ उसमें है क्या? एक शरीफ घर की लड़की किसी भी कारण से हो मेस की नौकरानी का काम करती है और एक शरीफ युवक इसके प्रेम में पड़ता है, फिर भी अंत तक उसको कोई खास प्रशय नहीं मिलता। और रविन्द्रनाथ की चोखरे बाली में शरीफ घर की विधवा अपने घर में, यहाँ तक कि रिश्तेदारों में ही नष्ट हो रही है, फिर भी किसी ने चू तक नहीं की। बंकिम चंद्र के वसीयतनामे की रोहड़ी याद है? बस मेरे चरित्रहीन में ही सारा दोष है। जो कुछ भी हो,
मैं स्वीकार नहीं करता, और ऐसा इसलिए नहीं करता कि मैं नहीं समझता कि चरित्रहीन में एक शब्द भी अनैतिक है। संभव है कुछ लोग इसमें कुरुचि देखें, पर लोग जो कह रहे हैं वह इसमें नहीं है। मैंने इसका नाम चरित्रहीन रखा है, इसलिए इसमें कुल कुंडलिनी चक्र जागृत करने की बात होगी, ऐसी आशा तो नहीं की जा सकती। जिसकी इच्छा हो वे पढ़ेंगे, जो नाम से घबराते हैं वे नहीं पढ़ेंगे। शरत ने अब अपने अंतर के साहित्यकार को पा लिया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व के भाग 13 चरित्रहीन, क्रिएटिंग अलार्मिंग एंड सेंसेशन का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 14 भारतवर्ष में विराज बहू का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। द्विजेंद्र लाल राय शरद के बड़े प्रशंसक थे, और वह भी अपनी हर रचना के बारे में उनकी राय को अंतिम मानता था। लेकिन उन दिनों वे काव्य में व्यभिचार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, इसलिए चरित्रहीन को स्वीकार नहीं कर सके। पीढ़ियों का संघर्ष हर युग में होता आया है। जिस युग में वे थे उनके लिए स्थापित मूल्यों और परंपराओं के इस अस्वीकार को समझ पाना असंभव जैसा था। फिर भी हो सकता है वे जीवित रहते और पूरा उपन्यास पढ़ पाते तो अपनी राय बदल देते, क्योंकि सावित्री मेष की नौकरानी होकर भी सचमुच सती सावित्री है। वह उच्च कुल की सुशीला और सुशिक्षित कन्या है। परिस्थितियां उसे मेष की नौकरी करने के लिए विवश कर देती हैं, लेकिन शरद उसकी समस्त व्यथा वेदना के भीतर उसे सतपथ से नहीं डिगने देता। किरणमयी के शारीरिक प्रेम के विरुद्ध सावित्री का प्रेम वायवयी है। वह चिर आदर्शवादिनी है, इसीलिए उसका पदस्खलन नहीं हो पाता। लेकिन तत्कालीन समाज इस बात को नहीं समझ पाया। उच्च मध्य वित्त श्रेणी की आचार नीति ही तब सर्वप्रिय थी। संस्कारों से मुक्ति पाकर समाज अपनी झूठी नैतिकता के भीतर नहीं झांक सकता था। शरद इस नैतिकता के ढोंग को पहचान गया था। केवल इतना ही नहीं, अन्यथा वह पूर्ण नैतिक है। यहाँ तक कि किरणमयी को भी उसने गिरने नहीं दिया। दिवाकर के साथ एक सैया पर सोकर भी वह चरित्रवान ही बनी रही। लेकिन चरित्रहीन ही नहीं, पहले 6 महीने तक भारतवर्ष में उसकी कोई रचना नहीं छपी। इसका एक कारण था द्विजेंद्र लाल राय की मृत्यु। चर्चा थी कि नए संपादक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश और बंगी साहित्य परिषद के सभापति श्री शारदाचरण मित्र होंगे। तब शरत ने प्रमथ बाबू को लिखा, द्विजेंद्र बाबू जो काम कर सकते वह क्या शारदा बाबू द्वारा होगा? वे स्वयं ही नहीं गए, उनके साथ उनका असाधारण प्रभाव भी चला गया। मुझ में अब साहस नहीं कि कुछ लिख कर भेजूं। उनके रहते उनकी प्रशंसा पाने के लोभ से लिखा। शारदा बाबू के अच्छा बुरा कहने की क्या कीमत है, कौन उसे स्वीकार करेगा? लेकिन शारदा बाबू भी उसके संपादक नहीं हो सके। अंततः यह भार उठाना पड़ा राय बहादुर जलधर सेन को, और उनके संपादकत्व में यथा समय स्वर्गीय द्विजेंद्र लाल राय के चित्र सहित भारतवर्ष का पहला अंक प्रकाशित हुआ। सौष्ठव और श्री की दृष्टि से उसने सभी को मुग्ध कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि शरद को सामग्री की दृष्टि से बहुत पसंद नहीं आया। प्रमथ को लिखा, द्विजीदा 1 वर्ष और जीवित रहते तो भारतवर्ष अक्षय हो उठता। अब तो उसकी स्थिरता के संबंध में सचमुच आशंका होती है। बहुत संभव है कि इस कारण भी वह उसके लिए तुरंत नहीं लिख सका। उसकी रचना छापने का अवसर उन्हें दिसंबर में ही मिल सका। यह रचना थी विराज बहू। विराज बहू उसने भारतवर्ष को भेजी। इस बात से फणींद्र का चिंतित होना स्वाभाविक था।
इस चिंता को शरद समझता था, इसलिए बार बार उसने फणींद्र को विश्वास दिलाया, आपके पत्र को मैं अपना पत्र मानता हूँ, उसकी हानि हो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। केवल प्रमथ को लेकर झंझट है, वह परिचित ही नहीं परम बंधु है, चीर दिन का अति स्नेह का पात्र है, इसलिए सोचना होगा, न सोचने पर कैसे होगा। यह उपन्यास वर्मा के उसके मित्रों को बहुत अच्छा लगा, पर वे विराज के अधःपतन को स्वीकार न कर सके। योगेंद्रनाथ सरकार ने कहा, अच्छा, विराज के आत्मघातनी हो जाने पर यदि वह हाथ पांव बांधकर जल में डुबा दी जाती और उसी अवस्था में मछलियों का शिकार करने वाला जमींदार उसको अपने बजरे में खींच लेता, तो विराज के पक्ष में क्या यह कम पाप होता? हिंदू नारी स्वामी के ऊपर अभिमान करके घर छोड़ दे और फिर आत्महत्या की चेष्टा करे, सर्वनाश! इन दो से अधिक कोई पाप क्या दुनिया के शास्त्रों में है? स्वामी के ऊपर अभिमान करके कुल त्याग करने में सोचता हूँ इष्टलीन का कितना असर हुआ है, यद्यपि वह बात और है। शरद बाबू ने उत्तर दिया, संसार में असंभव कुछ नहीं है। जिन्होंने शेक्सपियर की रचनाएं अच्छी तरह पढ़ी हैं वे इस बात का प्रमाण खूब दे सकते हैं। क्या कह सकते हो कि शेक्सपियर से बढ़कर दूसरा आदमी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है जो नर नारी के चरित्रों को समझता हो? योगेंद्रनाथ सरकार इस बात पर कोई उत्तर न दे सके। इस प्रकार का आक्षेप कलकत्ता के मित्र ने भी किया था। तब शरत ने एक और बात कही थी, दिन पर दिन अनाहार रहने और मानसिक चिंताओं के कारण तन और मन दोनों ही विकल हो उठे हैं। वह क्षणिक उत्तेजना के कारण कुछ भी कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से यह अवस्था देखी है। अपने अनुभव के आधार पर वह मानता था कि चिरकाल की गृहस्थ रमणी एक बार पतिता हो जाने पर थोड़े ही दिनों में लाज शर्म छोड़कर नए जीवन की जिस प्रकार अभ्यस्त हो जाती है वैसे पुरुष नहीं हो सकता। विराज बहू को लिखने में शरद को 1 महीने से अधिक लगा। असीम धैर्य के साथ काट पीट करके वह लिखता था और फिर सरकार को सुनाकर विचार विनिमय भी करता था। अपने लिखने की प्रक्रिया के संबंध में उसने सरकार से कहा था, देखो, जब तक मेरा एक्सप्रेशन सहज तथा निर्झर के समान नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह मेरी तृप्ति नहीं होती। रात का लिखा दिन के समय गलत जान पड़ता है। यह गलती व्याकरण की गलती नहीं है, यह है भावों के अनुसार चलने वाली भाषा का अभाव। गांव गोट की कथा वार्ता में बोलचाल की बंगला चलती है। उसी बंगला को यदि कोई काव्य तीर्थ या विद्यासागर संस्कृतिमयी कर दे तो उससे जो अवस्था हो जाएगी ठीक वैसी ही गलती है। यह बात यह है कि जो जैसा हो वैसा ही होना चाहिए। विराज बहू की पहली किस्त लिखकर जब वह भेजने लगा तो उसने योगेंद्रनाथ से पूछा, बताओ इसका क्या नाम रखा जाए? सरकार ने कहा, विराज मोहिनी ठीक रहेगा। ना रे, उससे तो अच्छा मुझे विराज बहू नाम पसंद है। मोहिनी चरित्र उतना महत्वपूर्ण नहीं, वह नाम उसके साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। सरकार ने उत्तर दिया, अर्थात पहली बार योगेंद्र चटर्जी की कनिष्ठा बहू, दूसरी बार शिवनाथ शास्त्री की मझली बहू, तीसरी बार शरद बाबू की विराज बहू। यही तो ऐसा है तो हो, तुम में यही तो एक ऐसा रोग है। उनकी कनिष्ठा बहू, मझली बहू, जिन्हें खुशी हो, मेरा उनसे क्या नुकसान होता है? यह कहते हुए नीली पेंसिल से पांडुलिपि के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में विराज बहू लिख दिया। नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था गल्प। यह देखकर सरकार ने प्रतिवाद किया, यह नहीं होगा। क्या प्रमथ की चिट्ठी की बात याद नहीं? लिखो उपन्यास। शरत ने गल्प काट कर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया उपन्यास। लेखक रूप में प्रसिद्ध होने पर उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। उसके साथी अब उपेक्षा से उसे चिढ़ाते नहीं थे। इसके विपरीत जब भारत से स्वदेशी आंदोलन के नेता श्री सुरेंद्रनाथ सेन संगून आए
तब उनकी अभ्यर्थना के लिए जो सभा आयोजित की गई, उसके सभापति के पद पर उसी को बिठाया गया। जीवन में पहली बार वह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था। तब वह कितना नर्वस हो उठा था। शेर डेढ़ शेर की माला गले में पड़ी थी। उसके भार से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। देखकर दया आती थी। भाषण लिखा हुआ था, सुंदर भी था, पर क्या वह उसे ठीक ठीक पढ़ पाया? उसकी इस घबराहट के अनेक कारण थे, शारीरिक और मानसिक। शरीर से अब वह बहुत अशक्त हो गया था। जिस प्रकार का जीवन कुछ दिन पूर्व तक उसे जीना पड़ा था, उसमें स्वास्थ्य अच्छा रहता तो आश्चर्य ही होता। बुखार, न्यूरोलॉजिक दर्द और पेचिस, ये उसके चिर संगी थे। फिर वह अफीम भी खाता था। रात में वह कुछ अधिक ही चढ़ जाती थी, इसलिए अक्सर ही लिखने पढ़ने में व्यवधान पड़ता था। इसलिए मित्रों ने उसे लिखा कि अब वह कलकत्ता आकर रहे, लेकिन उसको यह सब बात उस समय बिल्कुल पसंद नहीं आई। फणींद्रनाथ को उसने उत्तर दिया, नौकरी छोड़कर और यह अस्वस्थ शरीर लेकर खाना बदोश बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, और किसी के पास आकर रहना तो एकदम असंभव है। अस्पताल में मरूंगा, पर किसी भी हालत में पीड़ित शरीर को किसी के घर में अंतिम बार नहीं रखूंगा। इससे मैं घृणा करता हूँ। अगर गया तो मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहूंगा। एक प्रकार से वही मेरा घर द्वार है। उसकी आदत भी बहुत अच्छी है, आने के लिए बारंबार तकाजा भी कर रही है, लेकिन अस्वस्थ शरीर लेकर मैं कहीं जाना नहीं चाहता। मुझे बारंबार इस बात का डर है कि कहीं अचानक मरकर परेशान न करूं। लेकिन प्रमथनाथ को वह लिख चुका था, एक बार मिलना हो जाए, यही अंतिम इच्छा है। जाने पर तुम्हारे वहीं ठहरूंगा, मर जाऊंगा तो सदगति होगी। ब्राह्मण के कंधे पर चढ़कर परम मित्र का मुंह देकर अंतिम सेवा लेकर निमतल्ला जाना होगा। उसके पत्रों में अनेक ऐसी विसंगतियां ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन सच यही है कि वह दिन प्रतिदिन रंगून छोड़ने के लिए आतुर हो रहा था। उसका एक कारण था, दफ्तर की नौकरी और साहित्य सृजन में संघर्ष। एक पत्र में अपने बड़े साहब न्यूमार्स की घोर निंदा करते हुए उसने लिखा, हमारे ऑफिस में यह नियम है कि यदि किसी दिन कहीं से कोई रिमाइंडर आ जाता है तो 6 महीने के लिए 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना हो जाता है। यह ऐसी आराम की नौकरी है। 3-4 दिन पहले की एक घटना है। हठात मेरा एक रिमाइंडर आ गया। इतने काम में छोटे मोटे काम की और मैं ध्यान नहीं दे सकता। यह हमारे सब ऑडिटर भौमिक बाबू और पेरिया स्वामी की गलती थी, लेकिन मैंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। जवाब दिया कि नज़र से चूक हो गई, और इसी बीच में अपना त्यागपत्र लिख कर रख लिया। अच्छी तरह जानता था कि 10 रुपये गए, यह अपमान सहन करके जो नौकरी करना चाहता है करे, मैं तो किसी तरह से नहीं कर सकता। लेकिन नहीं जानता क्यों न्यूमार्स ने दया करके कोई बात नहीं की। नहीं जानता यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य। मैं त्यागपत्र नहीं दे सका, लेकिन शरीर भी चल नहीं रहा। लिखना पढ़ना प्रायः असंभव हो गया है। इतने दिन नौकरी की है भैया, लेकिन ऐसी भयानक दुर्दशा में कभी नहीं पड़ा। उस दिन झोंक में आकर लज्जा और संकोच त्याग मित्र महाशय को एक चिट्ठी लिखी थी कि जैसे भी हो, जो भी हो, कलकत्ता में एक नौकरी दिलवा दो। मैं इस्तीफा देकर चला आऊँगा। अभी उनके जवाब आने का समय नहीं हुआ, पर यह भी समझ में आ रहा है कि यदि शीघ्र ही यह साहब नहीं जाता और जाने की कोई आशा भी नहीं दिखाई देती, तो ऐसा होने पर अंत में मुझे नौकरी छोड़नी ही होगी। साला दूसरे दफ्तर में अर्जी तक फॉरवर्ड नहीं करता। बहुत से पाजी देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का तो सुना ही नहीं। नौकरी छोड़ देने की बात मन में उठना तो स्वाभाविक नहीं था, लेकिन अधिकारियों के प्रति उसका आक्रोश अतिरंजित था। साहित्य सृजन में मन देने पर कार्यालय के कार्य की अवहेलना ही हो सकती थी। कोई भी अधिकारी इस प्रकार की अवहेलना नहीं सह सकता। न्यूमार्स इतना बुरा नहीं था जितना शरत ने उसे बताया है।
वास्तव में अब तक जिस प्रसन्नता, तुच्छता और अवहेलना का जीवन उसे बिताना पड़ा था, उसे मुक्ति का आनंद ही उसे कलकत्ता की ओर खींच रहा था। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि नौकरी सरकारी है या प्राइवेट। हाँ, किसी साहित्यिक पत्र में काम मिल जाता है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। उसने लिखा, इतने बड़े बड़े पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, मुझको कोई सब एडिटर नहीं लगा सकता। मैं उनके लिए बहुत कुछ काम कर सकता हूँ। एक बड़ी कहानी, एक धारावाहिक, उपन्यास, एक प्रबंध, एक समालोचना, ये सब मैं दे सकता हूँ। इसके अतिरिक्त चित्र जांच सकता हूँ, गाने की स्वरलिपि के दोष बता सकता हूँ, वैज्ञानिक और साहित्यिक आलोचना भी मैं कर लूँगा। 10 से 5 बजे तक खूब मेहनत कर सकता हूँ। बर्मा अब मुझे नहीं सुहाता, स्वदेश लौटने को जी करता है। रंगून के भद्र बंगाली समाज में उसका अब भी सम्मान नहीं था। उसके कार्य सभ्य और प्रतिष्ठित जनों के दृष्टिकोण में निंदनीय और असभ्यता सूचक माने जाते थे। इसीलिए वे उसे आवारा और चरित्रहीन समझते थे। उस दिन एक युवक कलकत्ता से आकर उसके पड़ोस में ठहरा। वह जीने के ऊपर चुपचाप खड़े खड़े रास्ते की ओर देखता रहता था। शरद आते जाते उसे देखता। एक दिन उससे नहीं रहा गया। उसने पूछा, अकेले चुपचाप रास्ते की ओर आप क्या देखते रहते हैं? युवक ने उत्तर दिया, यहाँ के लिए नया हूँ, किसी से परिचय नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? पवित्र गंगोपाध्याय। शरद बोला, मेरा नाम शरद चटर्जी है। मैं अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में क्लर्क हूँ। कल तुम मेरे घर आओ। युवक इस अनाहूत आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका और दूसरे दिन निश्चित समय पर उसने द्वार पर जाकर आहट की। स्वयं शरद दरवाज़ा खोलने आया। युवक ने अंदर आकर देखा, दीवार के एक ओर पुस्तकों से भरा रैक है, दूसरी ओर मेज कुर्सी है। मेज के ऊपर लकड़ी का एक चौकोर कलमदान है जिसमें 5-6 फाउंटेन पेन करीने से रखे हैं। फुल स्केप साइज के चमड़े की जिल्द वाली एक कापी भी है। पैड के ऊपर गोलाकार रूप में शरद लिखा हुआ मोनोग्राम है। पैड के कागज पर खूब छोटे छोटे सुंदर मोती जैसे बंगला अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। उन अक्षरों में ऐसा कुछ आकर्षण था कि पढ़ने को मन कर आया। लेकिन उसी समय शरद मुड़ा, बोला, अरे यह तो पागलपन है। देखिए नहीं, उधर चलिए, जरा अड्डा जमे। और भी कई मित्र आए हैं। पास के घर में पहुंचकर पाया कि शतरंजी के ऊपर 3-4 व्यक्ति बैठे हैं। उनमें एक बर्मी भी है। शरद ने उनसे कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वह बैठ गया। शरद कई क्षण बाद लौटा तो उसके हाथ में किताब थी। उसे दिखाकर बोला, साहित्य मासिक पत्र में यह जो पवित्र गांगुली की कविता निकली है, यह क्या आप ही की है? युवक ने कुछ जवाब न देकर सिर झुका लिया। अब समझने को कुछ शेष नहीं रहा था। शरद बोला, अब तो हमारे घर में एक कवि भी आ गया है। सहसा इसी समय उस युवक के आतिथ्य का नौकर वहां आया और बोला, आपको बाबू अभी बुलाते हैं। हतप्रभ वह वहां से चला गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। पहुंचने पर मित्र ने अत्यंत तिरस्कार के स्वर में उससे कहा, तो यह है तुम्हारा काम? उस अड्डे में जा शामिल हुए? मेरी बात मानकर यदि वहां नहीं जाओगे तो अच्छा होगा। एक तो विदेश और उसमें भी रंगून, यह अच्छी जगह नहीं है। भारतवर्ष में उसके बाल बंधु प्रमथनाथ भट्टाचार्य थे। वह वहां जा सकता था, परंतु चरित्रहीन के कारण अभी उसका मन उधर उतना नहीं था। यमुना ही उसके मस्तिष्क पर छाई हुई थी। कभी कभी तो कविता को छोड़कर और सब कुछ लिखकर वह यमुना के पन्ने भर देता था। बीच बीच में प्रमथ को पत्र लिखकर यह अपनी व्यथा भी प्रकट करता था, लेकिन उस व्यथा में भी यमुना का प्रेम प्रमुख था। तुमसे मेरा निवेदन है कि तुम मेरी यमुना को प्यार करो। भारतवर्ष जिस प्रकार तुम्हारा है, यमुना उसी प्रकार मेरी है। जिससे उसकी हानि न हो, उन्नति हो, उस पर ऐसी नज़र रखो।
तुम फड़ी के ऊपर क्रोध मत करना, भला आदमी है। वह कैसे जान सकता है कि तुम और मैं क्या हैं, और 20 वर्ष से कैसे एक घनिष्ठ सूत्र में बंधे हुए हैं। दुनिया सोचती है कि हम मित्र हैं, लेकिन मित्रता किसके बीच में है, किस प्रकार की है, यह वह बेचारा कैसे जान सकता है। तुम्हारी मेरी बातें तुम्हें मुझे छोड़कर और कोई नहीं जानता प्रमथ। मैं अकेले तो यमुना को चला नहीं सकता, इसलिए जितने शिष्य लोग हैं सबको इसमें लगा दिया है। निरुपमा, विभूति, सुरेन, गिरीन और भागलपुर के जो एक दो साहित्यकार थे, सबने लिखना शुरू कर दिया है। देखना चाहिए कि यमुना के भाग्य में क्या होता है। वे तो कहते हैं कि तुम गुरुदेव हो, तुम जो कहोगे वो हमें करना ही है, यही एक आशा है। यमुना के लिए उसकी चिंता का कोई पार नहीं था। पुराने शिष्य और मित्रों को नहीं, नए मित्रों को भी वह बार बार यमुना के लिए लिखने को और कुछ भी करने के लिए कह रहा था। इस संदर्भ में उन दिनों जैसी कहानियां छप रही थीं, उनकी उसने आलोचना की। सौरेंद्र मोहन को लिखा, आजकल मासिक पत्रों में जो ये छोटी कहानियां छपती हैं, उनमें से 15 आना के संबंध में तो कोई समालोचना ही नहीं की जा सकती। कार्तिक के महीने में इतनी कहानियां छपी हैं, उनमें एक भी सुंदर नहीं है। अधिकांश तो पढ़ने योग्य भी नहीं है। किसी में भी न विषय वस्तु है न भाव है, केवल सारहीन आडंबर है। घटनाओं की सृष्टि है और जबरदस्ती से करुणा पैदा करने की चेष्टा है। बूढ़ी बेश्या को सजाकर युवती कहकर दुनिया को भुलाने की चेष्टा करते हैं। यह देखकर मन में वितृष्णा, लज्जा और करुणा पैदा होती है। उन सब लेखकों को छोटी गल्प लिखने की चेष्टा करते देखने पर सचमुच ही मेरे मन में इस प्रकार का एक भाव पैदा होता है कि वह चाहे और जो कुछ हो, स्वस्थ बिल्कुल नहीं है। आजकल छोटी कहानियों की क्या दुर्दशा हो रही है। साहित्य इस दुर्दशा से मुक्त हो और यमुना सभी दृष्टियों से संपन्न हो, यही तब उसकी एकमात्र आंतरिक कामना थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 14 भारतवर्ष में विराज बहु का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, भारतवर्ष उस समय की मशहूर साहित्यिक पत्रिका थी। यमुना भी मशहूर साहित्यिक पत्रिका थी, जिनका नाम यहाँ बार बार आ रहा है। मित्रों, मैंने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे गए उपन्यास चरित्रहीन का भी वाचन किया है, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढकर चरित्रहीन को सुन सकते हैं। बहुत बेहतरीन उपन्यास है। मैंने सबसे पहले चरित्रहीन उपन्यास का ही वाचन किया है। तो मित्रों, मिलते हैं आवारा मसीहा के शशांक के साथ अपने वाचन के अगले क्रम में। नमस्कार, धन्यवाद।